गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का लेसन 6 से मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। उनके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म 1907 में और निधन 2003 में हुआ था। हिंदी महासाहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात हिंदी में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा, सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाक्य में आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने भी हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तौर पर कैसे रुके में जाए आज लहरों का निमंत्रण आदि का किया है उन्होंने। और इश्क और प्रिय तुम हो मधु है उस पर न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तसंगी, रंगीनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंदर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक में 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथाएं हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य कि पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। उसमें प्रस्तुत आत्मकांश में श्यामा ने बीमारी की दर्दनाक और करुण सब निरूपण मिलता है और दूसरी कवि को भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस प्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण को बहुत ही रोचक रंग से आलेखित दिए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका वह शीर्षक कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली ये विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाले में न था। क्या कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में ही पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी छोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी मैं अपने से काम लेता। मुझे भरे भुट बुखार में भी अपनी रात को ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो यह जोश से पड़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों का हमर जिंदगी है, गरीबों को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह में से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगा।
एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गला पिघल कर मेरा हृदय हलता ढूलता, एक तरह की भट्टी में जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल कर उच्छलित करते थे। मैं अपने लेखक कहते कि मैं अपनी बीमारियों को दुलारने वाला नहीं था और अपनी बीमारियों के प्रति निर्भय था। उनको कोई भय न था। गांधी जी ने गांधी जी के ही एक लेख में उन्होंने पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दी गया है उसे स्वस्थ रखे न रखे तो हम अपराधी हैं। हमारा जो शरीर है उसे हमें स्वस्थ रखना चाहिए, अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब को छोटी छोटी लेखक बोलते कि उन्हें जो छोटी छोटी बीमारी होती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो खाट पर नहीं लेते थे, वे अपने काम करते थे जो भी हो। और बुखार होता तो भी वो रात को ट्यूशनों पे जाने के बाद बुखार की गर्मी और तेजी में तो वो जोश पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो वो मजदूर है वो लोग कम बीमार रहकर आराम करेंगे तो खाएंगे क्या। बीमारी अमीरी की हरमजदगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने का तो है कि बुखार मुझे हर तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगा। उनसे बुखार आने पर उन्हें कोई न कोई उन्हें प्रोत्साहन मिलता था। यही तो मैं कहूँगा कि बुखार में अदबदा कर लिखता था, और अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। हल्के बुखार में तो सब काम हश्म मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें बुखार है तो मैं पट से जवाब देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता, और जब वह बुखार में होता था तो कहानियाँ अच्छी लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न दूंगा। प्रसंग मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की 2, तो उन्होंने क्या कहा कि बुखार में भी लेखक को कोई बाधा नहीं था। बुखार में भी वे काम करते थे और उनका बदन कोई छू के कहता कि आपको बुखार है तो पढ़ करके लेखक जवाब देते थे कि बुखार है तो क्या हुआ, मैं भी हूँ। पढ़ से जवाब दे कि हाँ बुखार है। और जब शायद किपलिंग थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो कभी कभी जब बुखार में भी वो काम करते थे तो अच्छी कहानियाँ लिखते थे। सबसे बड़ी कविता है सार्त्र के नोबेल पुरस्कार को ठुकरा देने पर 2 चट्टान अथवा सिसिप्स, बरकस, हनुमान जैसे प्लूरूसी में पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी चीज़ से बीमारी को पराजित कर देता। बुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध करके काम के पीछे बुखार भागे। तो उन्होंने जो 2 चट्टान और जो उन्होंने लिखी वो प्लूरीसी की जो बीमारी थी उसमें पढ़े लिखी थी, और उन्हें बीमारी पराजित न करती थी। और जब सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी ने कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे, पर लेखक ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। हम जब बुखार में होते तो हम आराम करते हैं, तो उसमें काम करने से बुखार चला जाता है। यह बुखार मामूली नहीं था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री भी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का
नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101-102 के बीच, और कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बांटूं, एक होम्योपैथी कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी कि मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार में, तो उन्होंने कहा उनका बीमार जो बुखार था वो मामूली न था, और पिछले 9 महीने से उन्हें झकझोर रहा था। शांत होने पर सबसे अधिक झटका उनको दिया। स्कूल बंद थे, ट्यूशनों पर जाते थे। उनकी आमदनी जो इनकम थी, उनकी जो आमदनी होती है, उन्हें ज़रूरत थी किताबों की बिक्री। जो किताब जो थी वो भी उनकी बिक्री वो भी अनियमित थी। कर्ज यानी उधार लिया था वो सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, और जुलाई आ गया। उस बुखार के साथ ट्यूशन पर भी उनको जाते नहीं थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही, उनको सुबह में बिल्कुल नहीं होता था, शाम को 101 और 102 के बीच में होता था। कमजोरी यानी नबड़ाई जो बोलते हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया और होम्योपैथी कर रहे थे। कभी सभी सोचता था कि क्या मुझे तपेदिक यानी टीबी हो गया है। तो हो गया तो एलोपैथी इलाज उनके बस के बाहर का था, और जीवा पर उनके सरस्वती। उन्होंने कहा श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी के भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, वह कभी भी मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी की शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षण कराऊं। मैं टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपनी को डॉक्टर से न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र को मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। तो क्या हुआ कि श्यामा जो लेखक बीमार थे तो उनकी जो पत्नी थी श्यामा, उनको लेखक की बीमारी भीतर ही भीतर खाई जाती थी, यानी चिंतित थे और अपने इच्छा बल से स्वस्थ कर लिया थी कि मेरी चिंता बन जाए। अतिरिक्त बीमारी का शायद किसी को पता भी नहीं था। सामान्य रूप से गर्मी में तो लोग गर्मी के कारण थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। पर एक दिन उसने मुझसे कहा कि श्यामा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी से तपास करवाए, तो मैं लेखक मना करते थे क्योंकि उनके पास उनका खर्च का पैसा नहीं था। तो श्यामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मैं कि जब तक लेखक डॉक्टर को न दिखलाएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगी। तो ब्रह्मास्त्र को तो मानना ही था, और वह मुखर्जी का भय मुझ पर आक्रमण हुआ। नुस्खा उन्होंने लिख दिया कि कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा में मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी। तैयारी बंद लगी खुलते ही मैंने जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? तो नुस्खा जो उन्होंने उपाय दिया वो चिंतामुक्त होकर पूरा करना और आराम करने को डॉक्टर ने कहा।
नुस्खा उसे मौत का परवाना लगा। उनको लगा कि क्या मेरा विदा का समय आ गया, विदा का समय यानी मेरी मृत्यु आ गई। मैं इतने दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, इतना ही श्रम संघर्ष करने, दुख संकट उठाने, स्वागत के साथ विदा होती देखी तैयारी बंद होने लगी। मेरी जीवन मधुशाला उन्होंने स्वयं भविष्यवाणी कर दी कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है, यानी मेरी मृत्यु निश्चित है। मरने से मुझे डर नहीं था, पर वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना, पूरे आराम के अर्थ में ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने का कम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मरने से मुझे डर नहीं था, पर वह मुश्किल भी नहीं था। कठिन यानी मुश्किल भी था। कठिन लगा उनको, मुश्किल क्या लगा? मरने से पहले जीना, पूरे आराम करे और ट्यूशन छोड़ दे, स्कूल से छुट्टी ले ले, तो ज़्यादा लो तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हो। फिर घर का खर्च कैसे करेंगे? शालिग्राम थे जो उनके भाई थे, उनकी तनख्वाह के बल पर ही घर चल सकता था। शायद उसकी बदली हो जाए तब वो एक पैसा भी नहीं भेजेंगे, स्थिति में नहीं रहेंगे। महंगी महंगी जो दवाएं हैं वो कहाँ से आएगी? और जो किताबों से जो पैसे मिलते थे वो अनियमित और अनिश्चित थे। कर्ज यानी जो उधार लिया था उसको भी अदा यानी उसको भी देना कम नहीं था। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी। वह तुरंत संभल ली गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया था। उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। श्यामा ने जो बीमारी सुनी तो तुरंत कांपी और संभल गई, और पल भर के लिए कांपना उसने अनुभव किया कि पल भर में अनुभव किया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से लेखक के जो माता पिता थे उनको लकवा सा मार गया। पर पिताजी धैर्यवान धीरज वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या कहा कि घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चाय पर लेट गया, और श्यामा की सेवा साकार हो गई। लेखक ने क्या किया कि कुछ दिनों के लिए उन्होंने ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली और किताबें जो कुछ भी पैसा आता था उनसे दवाएं मंगाई, चारपाई यानी पलंग पर लेट गए, सो गए, और श्यामा की जो सेवा थी तो वो साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज के किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो डॉक्टर ने उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर ने निश्चित होकर चिंता किए बिना आराम लेने के लिए कहा। वो बहुत कुछ करने के लिए समय ही था, चिंता करने। अब तो उनको लेखक को चिंता ही चिंता थी। और विशेष चिंता क्या थी? जो उन्होंने कर्ज यानी उधार लिया था उसका। उन्होंने सोचा कि मेरा इलाज हो या न हो, पर जो कर्ज की किस्तें जो देना है वो नियमित जानी चाहिए, और उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मौत होगी। यहाँ पर ये लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू।